राजनीति विज्ञान में बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपका पार्ट बी के एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्ययन करेंगे। इसमें हमारे मुख्य विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों होती है, और संयुक्त राष्ट्र संघ इसके मुख्य 6 अंग, और संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें सुधारों की मांग जो है वो विश्व के देशों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा की जा रही है। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों होती है। प्यारे बच्चों, विभिन्न देशों के द्वारा, राष्ट्रों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवश्यकताओं, समस्याओं और अपने अन्य विवादों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है विभिन्न देशों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की जाती है, ताकि अपनी आवश्यकताओं, समस्याओं और विवादों का समाधान अच्छे ढंग से किया जा सके। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हमारा अभिप्राय जो है वो प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्रों के द्वारा बनाए गए ऐसे संगठन से है जो कि कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए जाते हैं, जिनके कुछ एक विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, और उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए ये सभी राष्ट्र जो है मिलजुल कर प्रयास करते हैं, तथा वे राष्ट्र जो है वो जो संगठन के उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने में अपना पूर्ण सहयोग देते हैं, तथा उस देश को कोई भी सहायता नहीं करते हैं जो देश जो है, जिस देश के विरुद्ध जो है उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कार्यवाही की होती है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते क्या हैं। प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हमारा अभिप्राय प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों के ऐसे समूह से है जिसका निर्माण कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण करते समय सदस्य राज्य अपनी प्रभुसत्ता को सुरक्षित रखते हैं और संगठन को उसके उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रत्येक तरह की सहायता देने को तैयार रहते हैं। इसके अतिरिक्त किसी ऐसे राज्य को किसी भी तरह की सहायता देने से दूर रहते हैं जिनके विरुद्ध उस संगठन ने कार्यवाही की होती है। इसके पश्चात हम जानेंगे परिभाषा। ट्यूमकिन के शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों का ऐसा समूह है जिसकी स्थापना संधि के आधार पर होती है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अपने लक्ष्यों की पूर्ति करना होता है। पॉटर के शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सर्वोत्तम संज्ञा उन प्रक्रियाओं एवं अंगों के समूह से संबोधित की जा सकती है जो राष्ट्रों के एकीकरण को अभिव्यक्त करता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते क्या हैं। अब हम जानेंगे कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों होती है। तो हमें निम्न ऐसे कारण हैं जिनसे हमें जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारे लिए आवश्यक हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न देशों के द्वारा अपनी उनकी जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा अन्य अनेक प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं उनका समाधान करने के लिए, उनकी पूर्ति करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि आधुनिक युग अंतर्राष्ट्रवाद का युग है और कोई भी देश जो है वो आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, समस्याओं का समाधान करने के लिए दूसरे देशों पर अवश्य निर्भर रहना पड़ता है, और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में अपना पूर्ण सहयोग देते हैं। दूसरा है युद्ध एवं शांति। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता हमें इस कारण से भी होती है ताकि युद्धों को रोका जा सके और विश्व में शांति की स्थापना जो की जा सके। यदि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ना हो तो युद्धों को रोकना मुश्किल हो जाएगा और शांति की स्थापना एक कठिन कार्य बनकर रह जाएगा। तो इस प्रकार से युद्धों को रोकने एवं शांति की स्थापना के लिए भी हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन आवश्यक हो जाते हैं। उसके पश्चात हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं एवं विवादों का हल करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं होती हैं और जो विवाद होते हैं
उनका समाधान करने के लिए भी हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय विवादों का समाधान करने के लिए विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो द्विपक्षीय विवाद होते हैं और दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच जो बहुपक्षीय विवाद होते हैं, उनका समाधान करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो आवश्यक होते हैं। उसके पश्चात हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। इस एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में आज संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अपने अस्तित्व को कैसे कायम रख रहा है, तो थोड़ा सा हम जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास के बारे में जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। प्यारे बच्चों, जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला, तो उसके पश्चात जो है फिर से युद्ध ना हो इसके लिए राष्ट्रसंघ की जो स्थापना की गई थी, परंतु राष्ट्रसंघ जैसी संस्था जो है विश्व को युद्धों से जो है वो नहीं रोक सकी और जो है फिर से जो है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में जो है वो आरंभ हो गया। इस द्वितीय विश्व युद्ध में जो है वो मानवता को भारी क्षति पहुंची और विश्व के देशों को काफी अधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ी थी। तो विश्व के देशों ने और नेताओं ने यह महसूस किया कि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जो कि विश्व में शांति सुरक्षा स्थापित कर सके और विश्व को युद्धों से जो वो दूर रख सके। तो इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो स्थापना की जानी चाहिए। तो इसी विचार को सामने रखकर जो है वो अप्रैल 1945 में जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में जो है वहां पर विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, नेता, विद्वान जो वो शामिल हुए और उन्होंने जो है वो एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की ओर जो है वो अपने प्रयास जो है वो किए और उन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो है वो 26 जून 1945 को जो है सैन फ्रांसिस्को में जो है वो यूएनओ के चार्टर पर 51 देशों के प्रतिनिधियों ने जो है वो 51 देशों ने जो है वो अपने हस्ताक्षर किए थे और विधिवत रूप से जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अस्तित्व में आया था। तो इस प्रकार से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और वर्तमान में इसकी कुल सदस्य संख्या जो है वो 193 है। आरंभ में उसकी मूल जो इसके सदस्य थे वो 51 थे और ये इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जो है यही है कि विश्व शांति सुरक्षा स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है और विश्व के देशों में जो है वो मानवाधिकारों की रक्षा करना और सदस्य देशों का सामाजिक आर्थिक विकास करना, स्त्री पुरुषों में जो है वो अवसर की समानता स्थापित करना और चाहे कोई छोटे देश हो चाहे बड़े देश हो उनमें समानता स्थापित करना जो है वो इसके संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है वो मुख्य तौर पर 6 इसके मुख्य अंग हैं। इसमें सबसे पहले है आपका महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और न्यायिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। प्यारे बच्चों, महासभा जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि हम इसको जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की विधायिका कहें, विधान पालिका कहें, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस महासभा के द्वारा कई प्रकार के संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कई प्रकार की नीति एवं नियमों का जो निर्माण किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य होते हैं, सदस्य देश होते हैं, वे सभी महासभा के सदस्य होते हैं और प्रत्येक सदस्य को जो है वो प्रत्येक सदस्य देश को महासभा में 5 सदस्य भेजने का अधिकार होता है। 5 वैकल्पिक सदस्य भी भेज सकता है, परंतु महासभा में केवल एक देश को जो है वो एक ही मत देने का अधिकार होता है और महासभा में अगर नए सदस्य जो है वो शामिल करने हो तो महासभा जो है वो 2/3 बहुमत से सुरक्षा परिषद की सहमति से जो है वो महासभा में नए सदस्यों को शामिल कर सकती है और इसका मुख्य काम यही है कि ये महासभा जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए कई प्रकार की नीति तथा नियमों का निर्माण करती है। उसके पश्चात हम बात करेंगे सुरक्षा परिषद की, सिक्योरिटी काउंसिल की। सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है और इसका जो मुख्य कार्य है वो विश्व में शांति सुरक्षा स्थापित करना इसका मुख्य कार्य है। वर्तमान में इसकी कुल सदस्य संख्या जो है सुरक्षा परिषद की, सिक्योरिटी काउंसिल की जो है वो 15 है। 5 इसके स्थायी देश हैं और 10 इसके अस्थायी देश हैं।
5 स्थायी देशों में जो है वो आपका अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस जो है वो इसके स्थायी देश हैं, तथा जो इसके सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी देश होते हैं उनका चुनाव जो है वो महासभा के द्वारा जो है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर जो है वो 2 वर्षों के लिए किया जाता है। जैसा इसका मुख्य कार्य यही है कि ये विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने का कार्य करती है। यदि विश्व के किसी भाग में जो है वो असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न हो जाए और शांति की स्थापना में कोई बात उत्पन्न हो जाए तो उस समय सुरक्षा परिषद जो है वो अपनी सैनिक सहायता से जो है वो उसका समाधान करने का प्रयत्न करती है। उसके पश्चात हम बात करेंगे आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है और प्रारंभ में इसकी जो सदस्य संख्या थी वो केवल 18 थी, परंतु वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या जो है वो 54 हो गई है, 54 जो इसकी सदस्य संख्या है। और इसके सदस्यों का चुनाव जो है वो महासभा के द्वारा जो है वो किया जाता है, 3 वर्षों के लिए किया जाता है, तथा इसके जो है वो 1/3 सदस्य प्रति 1 वर्ष के पश्चात जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर जो है वो नए सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, इसका मुख्य कार्य जो है वो सदस्य देशों का आर्थिक तथा सामाजिक विकास करना जो इसका मुख्य कार्य है। उसके पश्चात हम बात करते हैं न्यास परिषद। न्यास परिषद की सदस्य संख्या जो है वो निश्चित नहीं है। न्यास परिषद का मुख्य कार्य जो है वो न्यासित प्रदेशों का प्रशासन संचालन करना इसका मुख्य कार्य होता है। इसमें वे सदस्य शामिल होते हैं जो न्यासित क्षेत्रों का शासन प्रबंध चलाते हैं और इसी प्रकार से जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देश हैं वे भी जो इसके सदस्य होते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है वो सुरक्षा न्यास परिषद के जो सदस्य देश जो न्यासित क्षेत्रों का शासन प्रबंध चलाते हैं तथा इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी देश हैं उनकी समानानुपात संख्या में जो है वो महासभा के द्वारा इतने ही अन्य सदस्य देशों का चुनाव जो है वो न्यास परिषद के लिए किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि यह न्यासित क्षेत्रों का शासन प्रबंध का संचालन करती है, परंतु जो है 1 नवंबर 1994 में से इस संस्था को स्थगित कर दिया गया है क्योंकि पलाऊ जो देश था उसको जो एक स्वतंत्र देश का दर्जा जो प्राप्त हो गया है तो इसको जो है वो वर्तमान समय में जो स्थगित कर दिया गया है। उसके पश्चात हम नंबर 5 पर बात करते हैं न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये जैसे इसके नाम से स्पष्ट है कि सदस्य देशों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं उनका समाधान करना इसका जो है मुख्य कार्य होता है। तो न्याय का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसकी वर्तमान में कुल सदस्य संख्या जो है वो 15 है और इनका चुनाव जो है वो महासभा के द्वारा जो है वो 2/3 बहुमत से जो है वो 9 वर्षों के लिए किया जाता है तथा इसके 1/3 सदस्य जो है वो प्रति 3 वर्ष के पश्चात जो वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर जो वो नए सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। न्याय का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उसमें न्यायाधीशों का चुनाव जो है वो उनकी योग्यताओं के आधार पर किया जाता है, देश की स्थिति के आधार पर उनका चुनाव नहीं किया जाता है। और इसका मुख्य कार्य यही होता है कि सदस्य देशों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए उनका समाधान करना इसका मुख्य कार्य होता है। और उसके पश्चात हम नंबर 6 पर बात करते हैं सचिवालय सेक्रेटरीट। सचिवालय जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है। सचिवालय के अध्यक्ष को जो है वो महासचिव कहा जाता है, जिसकी नियुक्ति जो है वो सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासभा के द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। वर्तमान समय में जो है सचिवालय का जो अध्यक्ष महासचिव है वो पुर्तगाल के नागरिक जो है एंटोनियो गुटेरेस जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। सचिवालय या महासचिव जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन का कार्य की देखभाल जो है वो करता है। उसकी सहायता के लिए जो है वो हजारों कर्मचारी जो है वो रखे गए हैं जो कि जो है वो इसकी सचिवालय के कार्य संचालन में महासचिव की जो है वो सहायता करते हैं। तो इस प्रकार ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 महत्वपूर्ण अंग हैं। प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, रिफॉर्म्स इन यूएनओ।
जैसा कि वर्तमान समय में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना हो चुकी है। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था होती है जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय क्षितिज पर जो है वो केवल एक ही शक्ति विद्यमान होती है। यह शक्ति ना केवल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अपने प्रभाव से तोड़ने मोड़ने का प्रयत्न करती है, अपितु उस व्यवस्था को अपने अनुसार जो है वो संचालित करने का भी प्रयत्न करती है। तो इस एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अनेक ऐसे कारण हैं जिनके कारणों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्न अंगों में, संस्थाओं में जो है वो सुधारों की मांग जो है वो विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा जो की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं महासभा में सुधार। महासभा जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है महत्वपूर्ण अंग है, यह विधान पालिका का इसको दर्जा दिया जाता है और इसका मुख्य कार्य ये होता है कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ के नीति निर्माण के अतिरिक्त जो है वो अन्य कई प्रकार के कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं, परंतु सुझाव ये दिया जाता है कि महासभा जो है वो अपना कार्य अच्छे ढंग से नहीं कर पा रही है। अतः ये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि महासभा में एक उच्च सदन की व्यवस्था हो और इनके सदस्यों का चुनाव जो है वो संबंधित देश की जनसंख्या के द्वारा जो है वो किया जाना चाहिए और उस देश की सरकार के सदस्यों पर कोई नियंत्रण ना हो, तथा ये उच्च सदन के सदस्य जो हैं वो सीधे अपनी जनता के प्रति ही उत्तरदायी होनी चाहिए। दूसरी ये भी मांग की जाती है कि महासभा में जो है वो सर्वसम्मति की अपेक्षा जो है वो बहुमत से जो है निर्णय लिए जाने चाहिए, क्योंकि सर्वसहमति कायम करना जो है वो एक बहुत ही कठिन कार्य होता है। उसके पश्चात हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद में सुधार। इसी प्रकार से जो एक मांग की जा रही है कि सुरक्षा परिषद में सुधार होना चाहिए और सुधार की बात ये की जा रही है कि सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। विशेष रूप से जो सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी देश होते हैं, तो या तो 5 स्थायी देशों की संख्या में वृद्धि की जाए या फिर जो है जो इसकी सदस्य संख्या जो बढ़ाई जाए और इसमें जो है वो भारत जैसे देश को जो देश जो है वो मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिनकी अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी है, सैनिक दृष्टि से वो जो शक्तिशाली देश हैं, इनको संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में जो है वो महत्वपूर्ण स्थान जो प्राप्त होना चाहिए, स्थायी सदस्यता जो मिलनी चाहिए। इसी प्रकार की मांग जो है वो अन्य देशों के द्वारा भी जो की जाती रही है। उसके बाद यूएनओ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सुधार किया जाना चाहिए। एक मांग ये की जा रही है कि यूएनओ की जो सामाजिक और आर्थिक परिषद है उसमें सुधार किया जाना चाहिए। उसका जो क्षेत्र है आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र जो है उसको परिभाषित किया जाना चाहिए। परंतु वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, राष्ट्रपाल कंपनियां हैं और IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, वो इसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करने का प्रयत्न कर रही हैं, जिससे कि ये आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रही है। उसके पश्चात हम बात करते हैं यूएनओ की स्थायी सेना। इसी प्रकार से जो है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है उसको अपने शांति मिशनों के लिए जब भी सेना की आवश्यकता होती है तो वह सदस्य देशों से जो है वो सेना की सहायता जो प्राप्त करनी पड़ती है। अतः ये मांग की जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी एक जो है वो स्थायी सेना होनी चाहिए। अतः जब भी तत्काल विश्व के किसी भी भाग में शांति और सुरक्षा का स्थापित करने के लिए, युद्ध को रोकने के लिए सेना की आवश्यकता हो तो तुरंत जो है सुरक्षा परिषद जो है वो अपनी सेना से जो है वो कार्यवाही कर सके। उसके पश्चात है नंबर 5 पर आय के स्वतंत्र एवं विश्वसनीय स्रोत होने चाहिए। इसी प्रकार से जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा कि एक बहुत बड़ी संस्था है और उसको अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए जो है वो बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। अतः ये एक मांग की जा रही है, सुझाव दिया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अपने आय के स्वतंत्र जो है वो स्रोत होने चाहिए, जिससे कि वह जो है वो अपने कार्यों को जो वास्तविक रूप अच्छे ढंग से दे सके। यद्यपि विकसित देश जो है जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि देश जो हैं वो यूएनओ में जो वित्तीय सहायता देते हैं वो कुल वित्तीय सहायता का 75% भाग है, परंतु कई बार ये देश जो है वो समय पर जो है वो यूएनओ को जो है वित्तीय सहायता नहीं देते हैं, जिससे कि उसको जो है वो वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है। अतः ये मांग की जा रही है कि यूएनओ के अपने स्वतंत्र विश्वसनीय स्रोत होने चाहिए और इसके अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य देश को 0.01% जो है वो वित्तीय सहायता देना अनिवार्य कर देना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है वो निश्चित किया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा जो भी डिसीजन दिए जाते हैं वो सदस्य देशों पर बाध्यकारी होने चाहिए। अगर कोई सदस्य देश उनको मानने से इनकार करता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से उन पर आर्थिक और सैनिक प्रतिबंध थोपे जाने चाहिए, ताकि इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है वो अपना अस्तित्व जो वास्तविक रूप में जो है वो स्थापित हो सके। उसके बाद है एशिया व अफ्रीकी देशों को उचित प्रतिनिधित्व। जैसा कि एशिया और अफ्रीका के देशों की संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्य संख्या जो है वो 160 तक पहुंच चुकी है, तो अतः जो है वो ये मांग की जा रही है कि एशिया और अफ्रीका के देशों को जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें जो है वो एशिया तथा अफ्रीका के देशों को जो है वो प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि वो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत कर सके और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है वो लोकतंत्रीकरण हो सके। उसके पश्चात है आतंकवाद की निंदा। इसी प्रकार से एक मांग की जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था के द्वारा जो है विश्व स्तर पर आतंकवाद की निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि आज जो है वो आतंकवाद से केवल कोई एक देश प्रभावित नहीं है, अभी तो विश्व के समस्त देश जो है इससे प्रभावित हैं। एक विशेष रूप से जो है यहाँ पर जो है वो आतंकवाद का समर्थन देने वाले राष्ट्र हैं और आतंकवाद से प्रभावित होने वाले राष्ट्र हैं। तो जो राष्ट्र जो हैं, जो देश जो हैं वो आतंकवाद को शरण देते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं, उन पर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और उन राष्ट्रों की सहायता करनी चाहिए जहां पर जो कि आतंकवाद से जो प्रभावित होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि आज विश्व के विकसित देश भी, अमेरिका भी, जैसे कि 11 सितंबर 2001 को वहां पर आतंकवादी हमला हुआ। इसी प्रकार भारतीय संसद पर जो है वो 13 दिसंबर 2001 को अटैक हुआ, तो जो आतंकवादी जो कार्यवाही हुई भारतीय संसद पर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज विश्व का कोई भी देश जो है वो आतंकवाद से जो है वो वंचित नहीं है। प्रत्येक देश को आतंकवाद की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ को ये चाहिए कि वह जो है वो आतंकवाद की जो है आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए विशेष कदम उठाए और जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अपने सदस्यों के साथ अभिनीत कर सकता है। धन्यवाद।